नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 4 जून 2025 को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:25 बजे से 2:08 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से जवाब मांगने के लिए इंडिया ब्लॉक के 16 विपक्षी दल हुए इकट्ठा। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, नरेंद्र जी कर गए सरेंडर। दुनिया में आतंकवाद की पोल खोलकर भारत लौटा 7 में से एक डेलीगेशन। अगले सप्ताह सभी प्रतिनिधियों से मिलेंगे पीएम मोदी। सेना की नई एडवाइजरी जारी। सैन्य व पूर्व सैन्य अधिकारियों की निजी जानकारियां बिना मंजूरी के मीडिया व सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकेंगे। उम्मीद पोर्टल पर 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियां करवानी होगी रजिस्टर। 6 जून को होगा लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने सरकार की ओर से पारित 2 बिलों को दी मंजूरी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब से एक और युवक गिरफ्तार। अमृतसर में श्री गुटका साहिब को फाड़कर की बेअदबी, श्रद्धालुओं ने पकड़ा। न्यूजीलैंड की संसद में दिखाई महिला सांसद की न्यूड फोटो, इतिहास में पहली बार हुआ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए विपक्षी दल एक बार फिर एकजुट होते नजर आ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में 16 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि सभी विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी और एनसीपी शरद पवार इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। डेरेक का दावा है कि आप आज प्रधानमंत्री को अलग से चिट्ठी भेजेगी। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे, राष्ट्रीय जनता दल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वीसीके, केरल कांग्रेस, एमडीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन शामिल हुई। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने 7 ऑल इंडिया पार्टी डेलीगेशन को वर्ल्ड टूर पर भेजा है। इस हफ्ते के अंत तक सभी डेलीगेशन वापस भारत लौट जाएंगे। विपक्ष उनके लौटने के बाद अगले हफ्ते विशेष सत्र में इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता कई बार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन भाजपा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का करैक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनिया सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। अब बात करते हैं दुनिया भर में गए भारतीय डेलीगेशंस की। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गए डेलीगेशंस ग्रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी सभी 7 डेलीगेशन ग्रुप से 9 या 10 जून को मिलेंगे। इस दौरान डेलीगेशन अपने दौरे की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देंगे। भाजपा के बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन मंगलवार को भारत लौट आया है। इस ग्रुप में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, फगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, एआईएमआईएम के सांसद अबूसुद्दीन अवैसी, सतनाम सिंह सिंधु, गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। उन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया 4 देशों की यात्रा की। बाकी 6 डेलीगेशन 8 जून तक भारत विदेशी दौरे से लौट सकते हैं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा। 59 सांसदों को 7 सर्वदलीय डेलीगेशन में बांटा गया। 7 टीमों के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी हैं। अब खबर रक्षा मंत्रालय की नई एडवाइजरी की। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को मीडिया और लोगों से अपील की है कि वे सीनियर सेना अधिकारियों और उनके परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करें। सरकार ने इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। इसमें लिखा है कि सेवारत या रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के निजी आवासों के पते छापने और उनके परिवारों को इंटरव्यू करने से बचें, जब तक आधिकारिक तरीके से निमंत्रण या इजाजत न दी गई हो।
तब तक आवासीय पते और परिवार के सदस्यों की तस्वीरें या अन्य निजी ब्यौरों को छापने व प्रकाशित करने से बचें। मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी देने के लिए समय-समय पर कई अफसर मीडिया के सामने आए। इन अफसरों को लेकर हो रही लगातार कवरेज उनके परिवार के लोगों और निजी जिंदगी तक पहुंच गई। बता दें कि 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद कई यूजर्स विदेश सचिव विक्रम मिस्री की पोस्ट पर ऑनलाइन एब्यूज कर रहे थे। यहां तक कि उनके परिवार के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर हो रही थी, जिसके साथ उनकी बेटी का मोबाइल नंबर वायरल हो गया था और कई तरह के कमेंट भी किए जा रहे थे, जिसके बाद मिस्री ने अपना एक्स अकाउंट सिक्योर कर लिया था। अब खबर वक्फ संपत्तियों के बारे में। केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एक्सपेरिमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रल पोर्टल होगा जिस पर देश की वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा। पोर्टल लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इस पर संपत्तियों का पूरा विवरण देना होगा, जैसे लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग की लोकेशन। अगर किसी संपत्ति का नाम किसी महिला के नाम पर दर्ज है, तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन का काम संबंधित राज्य का वक्फ बोर्ड करेगा। अगर किसी वजह से तकनीकी या अन्य कारणों से समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो 1 से 2 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। लेकिन अगर फिर भी संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं होती, तो इसे विवादित मानते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाएगा। वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले फायदों का अहम मकसद महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को मदद देना रहेगा। ये पोर्टल हाल ही में पास हुए वक्फ संशोधन बिल 2025 के तहत लॉन्च किया जा रहा है। ये बिल संसद में बहस के बाद पास हुआ था और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी थी। अब खबर तमिलनाडु से। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सरकार की ओर से पारित 2 बिलों को मंजूरी दे दी। इनसे 12,000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को शहरी और स्थानीय निकायों में नामांकन का अधिकार मिलेगा। ये बिल लंबे समय से राजभवन में लंबित थे। राज्यपाल के इस फैसले पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, ये मंजूरी मिलनी ही थी। राज्यपाल को डर था कि अगर फिर से बिलों को रोका गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर राज्यपाल के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। बेंच ने कहा था, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। साथ ही सरकार के 10 जरूरी बिलों की राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया था। अब खबर पंजाब से। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पंजाब के तरन-तारण से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सैन्य जानकारियां पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहा था। ये कार्रवाई पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और तरन-तारण पुलिस ने की। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी गगनदीप सिंह 5 साल से पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था। चावला के जरिए ही उसका परिचय पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से हुआ था। आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में सेना की गतिविधियों और सैनिकों की तैनाती और रणनीतिक ठिकानों की सूचनाएं पाकिस्तान से साझा की थी, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। बता दें कि अब तक पंजाब में जासूसी के शक में 5 व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान से कनेक्शन मिले हैं। अंत में एक और खबर पंजाब से। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने सोमवार देर रात परिसर में बने श्री गुरु अर्जन निवास सराय के बाहर गुटखा साहिब फाड़कर बेअदबी की। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी के चलते परिसर के आसपास पहले से ही कड़ी सुरक्षा की गई थी। इसके बावजूद हुई इस घटना के बाद संगत भड़क गई। आरोपी को पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है और वो गोल्डन टेम्पल के पास ही रहता है। आरोपी की पिटाई की गई, उसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एसजीपीसी के हवाले कर दिया गया। उसने ये हरकत क्यों की, इस पर अभी वो चुप है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आया है कि आरोपी ने 3 गुटखा साहिब फाड़े। वहीं आरोपी का परिवार भी सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पकड़ा गया आरोपी मानसिक रूप से परेशान है। अब खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की संसद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला सांसद की न्यूड फोटो संसद के सामने दिखाई गई।
महिला सांसद ने खुद की अपनी न्यूड फोटो दिखाकर एक गंभीर मुद्दे को सदन के सामने रखा। न्यूजीलैंड की महिला सांसद लारा मैकलर ने अपनी एक एआई जनरेटेड न्यूड तस्वीर दिखाते हुए कहा कि उनका मकसद लोगों को ये बताना है कि ऐसी फर्जी तस्वीरें बनाना कितना आसान है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। लारा ने कहा कि उन्होंने गूगल सर्च के जरिए मिली वेबसाइट का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में अपनी डीफेक तस्वीर बना ली। उन्होंने डीफेक और एआई को नियंत्रण करने के लिए कानून की मांग की। उन्होंने कहा कि ये मेरी न्यूड तस्वीर है, लेकिन ये असली नहीं है। मुझे ऐसी डीफेक तस्वीर बनाने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। समस्या तकनीक से नहीं है, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करने से है। हमें इसका हल निकालना होगा। न्यूजीलैंड में अभी डीफेक को सीधे तौर पर नियंत्रण करने वाला कोई कानून नहीं है। हालांकि डिजिटल संचार से संबंधित कुछ नियम जरूर है। लारा डीफेक डिजिटल हार्म एंड एक्सप्लॉयटेशन बिल का समर्थन कर रही है, जो रिवेंज पोर्न और निजी रिकॉर्डिंग से संबंधित मौजूदा कानूनों को अपडेट करेगा। इसके तहत बिना मर्जी के डीफेक बनाना या साझा करना अपराध होगा। न्यूजीलैंड के विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर डीफेक पोर्न बिना सहमति के बनाए जाते हैं और इसका निशाना ज्यादातर महिलाएं होती है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।